ज्वलंत मुद्दों पर आधारित हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। दोस्तों, पीएम मोदी ने जब से लाल किले से ऐलान किया है कि अगले साल भी वही आएंगे, आप याद कीजिए अभी 15 अगस्त को उन्होंने जो भाषण दिया था लाल किले के प्राचीर से, उन्होंने यही ऐलान किया था कि अगले साल भी मैं ही आऊँगा। तब से ये सवाल कई मंचों से उठाया गया है कि आखिर मोदी को इतना यकीन कैसे है कि 2024 में भी बहुमत उन्हें ही मिलेगा। आप याद कीजिए कि मोदी से पहले अमित शाह भी यही कह चुके हैं, 2024 में 300 से ज्यादा सीटें लाएंगे और लगातार तीसरी बार मोदी जी पीएम बनेंगे। अमित शाह लगातार ये बात कहते रहे हैं। मोदी और शाह के इन बयानों को सुनकर कतई नहीं लगता है दोस्तों कि ये किसी राजनीतिक दल के नेता का बयान है। अहंकार में आकर राजनेता ऐसा बयान दे देते हैं। चुनाव में तो हर राजनीतिक दल जीतने के इरादे से ही उतरता है, आप और हम सभी जानते हैं। लेकिन इतने दावे से जब मोदी और शाह कहते हैं कि अगले साल भी हम ही आएंगे, और इतना ही नहीं, वे ये भी कहते हैं कि अगले साल ही नहीं बल्कि अगले 50 साल तक बीजेपी ही देश पर राज करेगी, तो फिर सुनकर हैरानी भी होती है और डर भी लगता है कि आखिर इन लोगों के पास ऐसा कौन सा मंत्र है जो लोकतंत्र को किनारे करके एक तरफा जीत की ओर ले जाता है। तो आज जो खबर आई है दोस्तों, उसमें इस मंत्र के सूत्र मिल रहे हैं। चलिए पहले आपको बताता हूं कि आखिर वो खबर क्या है। दरअसल न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है कि मोदी सरकार भारत में मुख्य जांच अधिकारी यानी CIO नाम से एक नया पद बनाने पर विचार कर रही है। अब आप पूछेंगे कि देश में तो पहले से ही कई जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, जैसे CBI और ED, तो क्या इनके अधिकारियों के ऊपर कोई अधिकारी बिठा दिया जाएगा? तो इसका जवाब है हां, ऐसा ही होगा। आपने देखा होगा जैसे वायुसेना, थल सेना और नौसेना के प्रमुखों के ऊपर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद मोदी सरकार ने बनाया है, यह उसी तरह का फैसला है। CIO का पद भी चीफ ऑफ डिफेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के समान होगा, जो आंतरिक और आर्थिक अपराध के संबंध में कमांड सेंटर की तरह काम करेगा। और देश की शीर्ष केंद्रीय जांच एजेंसियां यानी ED और CBI इसके मातहत काम करेंगी। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसियों में प्रमुख CBI और ED के चीफ अब CIO को रिपोर्ट करेंगे, और यह पूरी कार्यप्रणाली ठीक उसी तरह से होगी जैसे भारतीय सेना की तीनों इकाई CDS को रिपोर्ट करती हैं, या फिर IB और रॉ जैसी खुफिया एजेंसियां सीधे NSA को रिपोर्ट करती हैं। अब सवाल यह उठता है कि मोदी सरकार को ED और CBI के अलग अलग काम करने और अलग अलग विभागों में रिपोर्ट करने से क्या दिक्कत है? तो इसका जवाब है दोस्तों कि मोदी सरकार मानती है कि ED और CBI के जांच क्षेत्र कई बार आपस में मिल जाते हैं। जैसे ED का मुख्य काम वित्तीय धोखाधड़ी पर शिकंजा कसना है। ED के दायरे में मुख्यतः मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का निपटारा होता है, तो वहीं CBI भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों सहित फौजदारी मामलों यानी कई बार हत्या और चोरी जैसे मामलों को भी देखती है। इस कारण से मोदी सरकार का मानना है कि दोनों जांच एजेंसियों के लिए एक कमांड सेंटर होने से आसानी होगी और CIO की अगुवाई में दोनों एजेंसियों के बीच काम का बेहतर तालमेल बनेगा। चलिए साहब, यहां तक तो बात समझ में आ गई कि देश में होने वाली किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए मोदी सरकार अलग अलग जांच एजेंसियों की जगह सीधे सुप्रीम कमांडर को नियुक्त करना चाहती है। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार को ऐसा क्यों लग रहा है कि देश में बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हो रही हैं? आखिर किसकी जांच सरकार सुप्रीम कमांडर से करवाना चाहती है? और दूसरा सवाल यह है कि यह सुप्रीम कमांडर किसे बनाया जाएगा? ये दो सवाल आपके सामने हैं। आइए पहले दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि पहले दूसरे सवाल का जवाब आपको बताता हूं। यानी मोदी सरकार सुप्रीम कमांडर किसे बनाना चाहती है या बनाने जा रही है? दरअसल बताया यह जा रहा है कि CIO का पद, जो नया पद है, वो भारत सरकार के सचिव रैंक का होगा, और इसके लिए अभी ED प्रमुख संजय मिश्रा का नाम ही सामने आया है। संजय मिश्रा को आप जानते हैं। खबर है कि ED यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के प्रमुख के पद से हटने के बाद संजय मिश्रा को पहला CIO नियुक्त किया जा सकता है। आपको बता दूं कि संजय मिश्रा पहले से एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। उनके कार्यकाल के बढ़ाने को लेकर मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिटायरमेंट के बाद भी दिए गए एक साल के 2 एक्सटेंशन को अवैध करार दिया था। मोदी सरकार फिर से जब उनका एक्सटेंशन बढ़वाने सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी तो सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर तक ईडी प्रमुख के रूप में संजय मिश्रा के बने रहने की अनुमति दी थी। लेकिन साथ ही यह भी सवाल किया था कि क्या हम ये छवि पेश नहीं कर रहे हैं कि देश में कोई और दूसरा अधिकारी नहीं है और पूरा विभाग अयोग्य लोगों से भरा पड़ा है। इससे ऐसा संदेश जाता है कि ईडी के बाकी अफसर नकारा हैं। इससे बाकी अफसर हताश भी हो सकते हैं। जस्टिस BR गवई, विक्रम नाथ और संजय करोल की पीठ ने मोदी सरकार पर सख्त कमेंट किया था कि मान लीजिए कि मैं CJI हूं और मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाए, क्या मेरी गैर मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट या देश की न्यायिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। खैर, सारी सख्ती और तीखे कमेंट के बावजूद मोदी सरकार संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़वाने में सफल हो गई। संजय मिश्रा के पास ईडी दफ्तर में अब ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि 15 सितंबर उनका आखिरी दिन है। लेकिन शायद मोदी सरकार के कुछ काम अभी अधूरे रह गए हैं, इसीलिए अब खबर आ गई है कि संजय मिश्रा CIO बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इस बात की संभावना है कि सरकार CIO का पद 15 सितंबर को या उससे पहले बना लेगी ताकि संजय मिश्रा के कार्यालय छोड़ने से उन्हें नई पोस्ट और नई ताकत के साथ तैनात किया जा सके, यानी उससे पहले उन्हें नया पद दे दिया जाए। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि ईडी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत काम करना जारी रखेगा, वहीं CBI DOPT के तहत काम करती रहेगी। हालांकि कमांड सेंटर के तौर पर काम करने वाले CIO दोनों एजेंसियों के कार्यों की रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO को करेगा। मतलब समझ गए आप? मतलब ये कि संजय मिश्रा और नरेंद्र मोदी का डायरेक्ट कनेक्शन अब रहेगा। तो दोस्तों, ये था दूसरे सवाल का जवाब। और अब आते हैं पहले सवाल पर, और वो ये कि आखिर मोदी जी देश में इतनी जांच क्यों करवाना चाहते हैं? उन्हें कहां इतनी गड़बड़ियां दिखाई दे रही हैं? तो इसके लिए पहले उन मामलों पर नजर डाल लेते हैं जो संजय मिश्रा ने ईडी चीफ बनने के बाद हैंडल किए हैं। आइए नजर डालिए। नेशनल हेराल्ड मामला, आरोपी कौन है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी। जमीन खरीद घोटाला, आरोपी कौन? रॉबर्ट वाड्रा। दिल्ली आबकारी मामला, आरोपी मनीष सिसोदिया। जमीन की हेरफेर, आरोपी संजय राउत। INX मीडिया, आरोपी P चिदम्बरम। अवैध खनन मामला, आरोपी हेमंत सोरेन। आय से अधिक संपत्ति, आरोपी कौन? DK शिव कुमार। MSC बैंक, आरोपी कौन? तो शरद पवार। मनी लॉन्ड्रिंग केस, आरोपी कौन? तो अनिल देशमुख। मनी लॉन्ड्रिंग केस एक और है, आरोपी कौन? सेंथिल बालाजी, जो अभी गिरफ्त में है। तो इन तमाम मामलों को देखने से एक बात समझ में आती है कि संजय मिश्रा ने उन मामलों को देखा है जिसमें मोदी विरोधी नेताओं को आरोपी बनाया गया है। देश में भ्रष्टाचार तो हमेशा से रहा है और ईडी का काम ही भ्रष्ट मामलों को पकड़ना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यहां यह है दोस्तों कि आखिर ऐसा क्यों है कि संजय मिश्रा ने जिन मामलों को देखा है उनमें बीजेपी के किसी नेता का नाम नहीं आ रहा, और जिन नेताओं का नाम आ रहा है वो सारे के सारे वो हैं जिनसे बीजेपी या मोदी को सीधी चुनौती मिलती रही है। और ये सभी अभी इंडिया यानी टीम इंडिया जो है, इंडिया गठबंधन, उसके नेता हैं। और इस बात से ही मोदी की सत्ता में बने रहने का जो मंत्र है उसके सूत्र दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष तो हमेशा से आरोप लगाता रहा है कि विरोधियों को काबू में करने के लिए मोदी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं से खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन इस बार तो यह खेल इतना बड़ा होता दिख रहा है कि एक बार शुरू हो गया तो फिर विपक्षी नेता ही नहीं बल्कि लोकतंत्र का बचना भी मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। अगर जांच के नाम पर मुख्य जांच अधिकारी यानी CIO जैसा कोई पद बना दिया जाए तो सीधे PMO को रिपोर्ट करेगा, तो इससे सारी संवैधानिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। CIO बनाकर मोदी तो अपने अगले साल फिर आने की बात सच कर सकते हैं। बीजेपी को 50 सालों के लिए देश की कमान मिल सकती है, लेकिन फिर लोकतंत्र और संविधान का क्या होगा? यह सवाल आपके अंदर के डर को बढ़ाता है। सत्ता हासिल करने का यह खतरनाक खेल ऐसा है जिसमें कोई नियम, कोई कायदे काम नहीं आएंगे। आपने देखा कि संजय मिश्रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जब किसी न किसी बहाने से मोदी सरकार ने बदलवा लिया है,
और उसके बाद की प्लानिंग भी तैयार है, तो सोचिए कि देश में और क्या क्या बदलाव लाने के इरादे मोदी सरकार के होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।